नमस्कार। आज के इस गहरे विश्लेषण में सभी का स्वागत है। मैं इस कार्यक्रम की होस्ट हूँ। और मैं आज के इस विषय का एक्सपर्ट हूँ। मेरी तरफ से भी एक बहुत ही गर्मजोशी भरा नमस्कार। क्या कभी ये ख्याल आया है कि रिश्ते आकर टूट क्यों जाते हैं? हाँ, अक्सर लोगों के दिमाग में ये बात आती है। या बार बार दिमाग में एक ही सवाल क्यों घूमता रहता है कि शादी आखिर कब होगी? बिल्कुल, ये बहुत ही आम सवाल है समाज में। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि ये सिर्फ कोई संयोग या कहें कोइंसिडेंस नहीं है। एकदम सही बात है। इसके पीछे पूरा एक विज्ञान है। आज के इस गहरे विश्लेषण का मुख्य विषय एक बेहद ही विस्तृत और दिलचस्प ज्योतिषीय स्रोत है। जी। इस स्रोत में शादी की टाइमिंग तय करने वाले एक बिल्कुल सटीक ज्योतिष फॉर्मूला का खुलासा किया गया है। और अक्सर लोगों को लगता है कि ज्योतिष सिर्फ एक धुंधली सी भविष्यवाणी है। हाँ, ऐसा ही माना जाता है। लेकिन आज के हमारे स्रोत ने इसे एक विज्ञान, एक गणित की तरह पेश किया है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आमतौर पर हमारे समाज में एक बात बहुत गहराई तक बैठी हुई है। कौन सी बात? हर कोई यही कहता है कि शादी तो भाग्य से होती है। हाँ, ये तो हर घर में सुनने को मिलता है। लोग कहते हैं कि जब किस्मत में लिखी होगी तब हो जाएगी। हाँ। तो क्या वाकई ऐसा है? ये एक बहुत ही आम धारणा है और शायद इसे तसल्ली देने के लिए गढ़ा गया है। अच्छा। लेकिन अगर हम आज के स्रोत की गहराइयों में जाएं, तो पता चलता है कि ये केवल आधा सच है। सिर्फ आधा सच? जी, ये समझना बहुत जरूरी है कि ज्योतिष के अनुसार शादी का योग है, यानी जो पॉसिबिलिटीज हैं, वो एक बिल्कुल अलग चीज है और उसकी टाइमिंग यानी समय बिल्कुल अलग चीज है। मतलब योग और टाइमिंग दोनों अलग अलग बातें? बिल्कुल। योग का मतलब है कि क्या जीवन में विवाह का सुख है या नहीं। ठीक है। लेकिन वो सुख किस साल, किस महीने में मिलेगा, वो टाइमिंग है। रुको, इसे थोड़ा और सरल करते हैं। हाँ, बताइए। इसका मतलब ये है कि किसी व्यक्ति की कुंडली में शादी का बहुत शानदार योग हो सकता है। जी। लेकिन फिर भी वो सालों तक इंतजार कर रहा होता है। ऐसा कैसे संभव है कि योग भी है और शादी भी नहीं हो रही? जी, बिल्कुल संभव है। स्रोत के अनुसार कुंडली में शादी का योग होना पर्याप्त नहीं है। तो फिर क्या चाहिए होता है? उस योग को सक्रिय या कहें एक्टिवेट करने के लिए सही दशा या अंतरदशा का आना अनिवार्य है। अच्छा, बिना दशा के बात नहीं बनेगी? नहीं। इसे एक बहुत ही रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। हाँ, उदाहरण से ज्यादा साफ होगा। मान लीजिए किसी के घर में बिजली की पूरी वायरिंग मौजूद है। ठीक है, वायरिंग हो रखी है और सारे महंगे और शानदार बल्ब भी लगे हुए हैं। ये वायरिंग और बल्ब ही योग हैं। सब कुछ तैयार है, लेकिन रोशनी नहीं है। बिल्कुल। जब तक मेन स्विच ऑन नहीं होता, यानी पीछे से पावर सप्लाई नहीं आती, तब तक रोशनी नहीं होगी। ओह, समझ गई। वो पावर सप्लाई ही सही दशा है। एकदम सटीक। बिना सही दशा और अंतरदशा के वो योग पूरी तरह से सोया रहता है। ये वायरिंग और मेन स्विच वाली बात एकदम दिमाग में बैठ गई। जी। यानी सिर्फ योग होने से बात नहीं बनेगी, टाइमिंग का सही होना सबसे बड़ा खेल है। और इसी टाइमिंग को समझने के लिए स्रोत में 5 मुख्य स्तंभों का जिक्र किया गया है। 5 पिलर्स ऑफ मैरिज टाइमिंग। हाँ, स्रोत कहता है कि जब तक ये 5 स्तंभ किसी न किसी रूप में काम नहीं करते, बात आगे नहीं बढ़ती। चलिए फिर एक एक करके इन पर बात करते हैं। बिल्कुल। पहला स्तंभ है 7th हाउस, यानी विवाह भाव। जी। स्रोत इसे शादी का मेन गेट कहता है। तो ये मेन गेट आखिर है क्या? ज्योतिष में जन्म कुंडली को 12 हिस्सों या घरों में बांटा जाता है। इनमें से जो 7वां घर होता है, वो किसी भी इंसान के जीवन में विवाह, जीवन साथी और पार्टनरशिप का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये घर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि स्रोत बहुत ही स्पष्ट रूप से बताता है कि अगर ये मेन गेट मजबूत है, अच्छी स्थिति में है, तो जीवन में रिश्ते आसानी से आते हैं। सही जीवन साथी ढूंढने में ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता। लेकिन हर किसी का मेन गेट इतना साफ और सुंदर तो नहीं होता ना? यही तो समस्या है। क्या होता है जब इस मेन गेट पर कुछ अजीब लोग खड़े हों, या कहें कि कुछ ऐसे ग्रह बैठ जाएं जो परेशानी खड़ी करते हैं? यही सबसे बड़ी चुनौती है। स्रोत के अनुसार अगर 7वां भाव कमजोर या पीड़ित है, तो शादी में देरी होती है। मतलब सगाई तक टूट सकती है? जी हाँ। मान लीजिए इस घर पर शनि का प्रभाव है। सैटर्न। शनि को एक बहुत ही धीमा और अनुशासन प्रिय ग्रह माना गया है। अच्छा। अगर वो विवाह के घर में बैठ जाए, तो वो चीजों को टालता है, देरी करवाता है। वो इंसान को जल्दी सेटल नहीं होने देता। एकदम सही।
और अगर वहाँ मंगल का प्रभाव है, मंगल तो गुस्से वाला ग्रह है ना? बिल्कुल, मंगल ऊर्जा और आक्रामकता का ग्रह है। वो रिश्तों में बेवजह के विवाद और संघर्ष लाता है। और अगर राहु या केतु का प्रभाव है तो वो इंसान के दिमाग में बहुत ज्यादा भ्रम पैदा करता है। मतलब राहु के होने से इंसान यही नहीं तय कर पाता कि उसे कैसा पार्टनर चाहिए। जी, कंफ्यूजन रहता है। या फिर शायद वो किसी गैर पारंपरिक विवाह की तरफ मुड़ जाता है। बिल्कुल सही कहा, राहु परंपराओं को तोड़ता है। इसलिए अगर मेन गेट पर ही शनि या मंगल जैसे भारी ग्रह पहरेदार बन के बैठे हों तो किसी नए रिश्ते का अंदर आना मुश्किल हो जाता है। हाँ बिल्कुल। अब ये तो बात हुई गेट की, लेकिन अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, जो कि है 7th लॉर्ड। हाँ, 7th लॉर्ड यानी विवाह भाव का स्वामी। ये थोड़ा तकनीकी लगता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर 7वां घर एक मकान है तो क्या ये 7th लॉर्ड उस मकान का मालिक है? ये एकदम सही उपमा है। 7th लॉर्ड का सीधा सा मतलब है कि 7वें घर में जो भी राशि बैठी है, राशि मतलब जोड़िएक साइन। हाँ, उस राशि का स्वामी ग्रह कौन है? अच्छा। हर घर में कोई ना कोई राशि होती है। उदाहरण के लिए स्रोत बताता है कि अगर किसी के 7वें घर में वृषभ राशि है, मतलब टॉरस। जी हाँ, तो उसका स्वामी शुक्र हुआ। तो शुक्र उस व्यक्ति के लिए 7th लॉर्ड बन गया। बिल्कुल, यानी उस मकान का मालिक बन गया। और अगर वहाँ वृश्चिक राशि है तो उसका स्वामी मंगल है, तो मंगल मकान मालिक हो गया। समझ गई। और ये मकान मालिक करता क्या है? स्रोत यहाँ एक गोल्डन रूल देता है। हाँ, वो नियम बहुत जरूरी है। तो ये स्वामी काम कैसे करता है शादी की टाइमिंग तय करने में? गोल्डन रूल ये है कि 7th लॉर्ड ही वो चाबी है जो उस मेन गेट का ताला खोलती है। चाबी। जिस साल इस 7th लॉर्ड की दशा या अंतरदशा चलती है, हाँ, इंसान की शादी होने के चांस सबसे ज्यादा उसी समय होते हैं। अच्छा, मतलब जब भी ब्रह्मांडीय समय चक्र में इस मकान मालिक की बारी आती है, विवाह की संभावना अपनी चरम सीमा पर होती है। ग्रहों का कोई टाइम टेबल है? इसे एक टाइम टेबल ही समझ लीजिए। भारत में ज्योतिष के अंदर जो दशा सिस्टम सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो है विंशोत्तरी दशा सिस्टम। विंशोत्तरी दशा? जी, ये इंसान के जीवन के 120 सालों का एक पूरा चक्कर है। 120 साल? हाँ, जिसमें हर ग्रह को एक निश्चित समय के लिए जीवन का डायरेक्टर बना दिया जाता है। अच्छा, तो जब जो ग्रह डायरेक्टर होता है, इंसान के जीवन में उसी से जुड़ी घटनाएं होती हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। तो शादी के लिए कौन से डायरेक्टर का आना जरूरी है? स्रोत के अनुसार शादी मुख्य रूप से तब होती है जब 7th लॉर्ड की दशा चल रही हो। ठीक है, मकान मालिक की दशा या फिर शुक्र की दशा चल रही हो। इसके अलावा दूसरे घर के स्वामी, जो कि परिवार का भाव है, अच्छा, या 11वें घर के स्वामी, जो कि इच्छा पूर्ति का भाव है, उनकी दशा में भी शादी हो सकती है। ये बहुत ही तार्किक लगता है। जी, क्योंकि परिवार बढ़ने और इच्छा पूरी होने की दशाओं का शादी से सीधा संबंध है। बिल्कुल। गोचर का भी कोई रोल होता है क्या इसमें, जिसे ट्रांजिट कहते हैं? हाँ, क्योंकि स्रोत में गोचर का भी बहुत महत्व बताया गया है। तो गोचर और दशा में क्या फर्क है? दशा वो है जो इंसान के जन्म के समय से तय हो गई, लेकिन गोचर का मतलब है कि आज वर्तमान में ग्रह आसमान में कहाँ घूम रहे हैं। अच्छा, करंट पोजीशन। जी, दशा अगर नींव है तो गोचर उस पर बनने वाली इमारत है। मतलब दोनों का समर्थन मिलना बहुत जरूरी है। एकदम जरूरी है। ये काफी गहरा विज्ञान है। अब चौथी स्तंभ की बात करते हैं, जो इस पूरे स्रोत में सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा मुझे। चंद्रमा की बात कर रही है ना? हाँ, चंद्रमा यानी मून। जी। हम अक्सर चंद्रमा को सिर्फ मन, कविता या भावनाओं से जोड़ते हैं। शादी की टाइमिंग में चंद्रमा क्या कर रहा है? ज्योतिष में चंद्रमा को अक्सर सिर्फ मन की शांति या बेचैनी से जोड़कर देखा जाता है। बिल्कुल, लेकिन ये स्रोत एक बहुत गहरी बात कहता है। क्या? चंद्रमा केवल मन नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक ट्रिगर है। साइकोलॉजिकल ट्रिगर। हाँ, ये किसी भी घटना को असल जीवन में सक्रिय करने वाला इवेंट एक्टिवेशन स्विच है। इसे थोड़ा और आसानी से समझते हैं। जी। समाज में एक बहुत ही आम स्थिति देखने को मिलती है। कैसी स्थिति? कई बार लोग कहते हैं कि लड़के या लड़की वाले घर आ रहे थे। हाँ। बायोडेटा भी बहुत अच्छा था, परिवार भी अच्छा था, बात भी पक्की होने वाली थी, पर पता नहीं क्यों लड़के या लड़की ने अचानक मना कर दिया। ऐसा अक्सर होता है। कहा कि अंदर से मन ही नहीं बना। परिवार वाले परेशान हो जाते हैं कि सब कुछ तो सही था, फिर मना क्यों किया? और ठीक यहीं पर चंद्रमा का खेल शुरू होता है। अच्छा। ये बाहरी परिस्थितियां नहीं थी जो खराब थी,
ये इंसान का अपना मानसिक संतुलन और ट्रिगर था। जब किसी व्यक्ति के चंद्रमा पर शनि का भारी दबाव होता है तो क्या होता है? तो व्यक्ति फैसला लेने में टालमटोल करता है, डिसीजन नहीं ले पाता। उसे एक अनजाना सा डर लगता है जिम्मेदारी लेने से, जिससे देरी होती है। और अगर चंद्रमा पे राहु का प्रभाव हो तो? राहु तो भ्रम का राजा है। हाँ। अगर चंद्रमा पर राहु का प्रभाव हो तो दिमाग में इतना कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि इंसान हमेशा किसी परफेक्ट की तलाश में रहता है जो कभी मिलता नहीं। ओह, मतलब सही और गलत की पहचान ही खत्म हो जाती है। जी। इसके विपरीत अगर चंद्रमा मजबूत स्थिति में है तो व्यक्ति बहुत तेजी से और स्पष्टता के साथ फैसला ले पाता है। मतलब बिना मजबूत चंद्रमा के चाहे जितनी अच्छी दशा चल रही हो, अच्छे रिश्ते भी हाथ से निकल जाते हैं, क्योंकि इंसान मानसिक रूप से उस बड़े बदलाव के लिए तैयार ही नहीं हो पाता। एकदम सही। ये सिर्फ सितारों का खेल नहीं है, इंसान की अपनी मनोविज्ञान भी ग्रहों से गहराई से जुड़ी है। बिल्कुल कमाल है। चलिए अब 5वें और आखिरी स्तंभ पर आते हैं, जो कि है शुक्र। हाँ, शुक्र यानी वीनस। ये तो प्यार का ग्रह माना जाता है ना? बिल्कुल। शुक्र को विवाह का किंग प्लैनेट कहा गया है। किंग प्लैनेट? ये प्रेम, आकर्षण और सामंजस्य का ग्रह है। स्रोत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि शुक्र के बिना शादी का योग कभी पूरी तरह से फलदायक हो ही नहीं सकता, चाहे 7वां घर कितना भी मजबूत क्यों ना हो। जी बिल्कुल। तो अगर सब कुछ सेट हो गया है, दशा भी सही है, चंद्रमा भी राजी है, हाँ, तो शुक्र का क्या काम बचता है? क्या होता है जब शुक्र कमजोर होता है? शुक्र वो गोंद है जो दो लोगों को एक साथ जोड़े रखता है। अच्छा, रिश्तों का गोंद। अगर शुक्र कमजोर है तो हो सकता है शादी हो जाए, लेकिन रिश्ते में आकर्षण की कमी होती है। पति पत्नी के बीच सामंजस्य बैठाने में भारी दिक्कतें आती हैं। एडजस्टमेंट नहीं हो पाता। हाँ, अक्सर शुक्र के कमजोर होने से इंसान किसी भी रिश्ते में खुशी महसूस नहीं कर पाता, और इसी वजह से कई बार शादी होने में भी बहुत देरी होती है, क्योंकि वो स्पार्क ही महसूस नहीं होता। एकदम सही बात है। अब तक हमने 5 स्तंभों को समझ लिया है। जी। 7वां घर जो मेन गेट है, 7th लॉर्ड जो चाबी है, दशा सिस्टम जो टाइम टेबल है, चंद्रमा जो दिमागी ट्रिगर है, और शुक्र जो रिश्ते का गोंद है। बिल्कुल। अब स्रोत सिर्फ थ्योरी दे के नहीं रुकता। जी नहीं, उसने एक बिल्कुल सटीक फॉर्मूला दिया है, जिसे मैरिज विंडो या शादी की खिड़की कहा जा सकता है। तो ये सारी चीजें एक साथ कब काम करती हैं? क्या कोई सटीक गणित है? जी हाँ, ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये वो समय है जब ब्रह्मांड पूरी तरह से किसी के विवाह के लिए एक सीध में आ जाता है। तो ये विंडो खुलती कब है? स्रोत के अनुसार ये तब होता है जब 3 विशिष्ट परिस्थितियां एक साथ बनती हैं। वे 3 स्थितियां क्या हैं? इसे ऐसे समझें जैसे किसी तिजोरी का ताला खोलना हो। वॉल्ट लॉक की तरह? हाँ, जिसमें 3 सही नंबर डायल करने होते हैं। ये बिल्कुल सही एनालॉजी है। तो पहला नंबर क्या है? पहला नंबर या पहली स्थिति ये है कि व्यक्ति की कुंडली में 7th लॉर्ड या शुक्र की दशा या अंतर्दिशा चल रही हो, यानी समय का पहिया सही जगह पर हो। जी। दूसरा नंबर है बृहस्पति, जिसे जुपिटर कहते हैं, जिसे विस्तार, ज्ञान और आशीर्वाद का ग्रह माना जाता है। हाँ। वो आसमान में गोचर करते हुए 7वें घर 7th लॉर्ड या शुक्र को अपनी दृष्टि से देख रहा हो। मतलब बृहस्पति का आशीर्वाद विवाह के लिए एक मोहर है। बिल्कुल, एक ग्रीन सिग्नल की तरह है। और तीसरा नंबर क्या है? तीसरी और सबसे अहम स्थिति कि शनि उस 7वें घर को सीधे तौर पे ब्लॉक न कर रहा हो। क्योंकि शनि रुकावट का कारक है। जी। अगर वो अपनी दृष्टि से 7वें घर को रोक कर बैठा है तो चाहे बृहस्पति का आशीर्वाद हो, काम नहीं बनेगा। तो जब दशा सही हो, बृहस्पति का ग्रीन सिग्नल मिल रहा हो, हाँ, और शनि ने रास्ते में कोई बैरिकेड ना लगाया हो, एकदम सही। जब ये तीनों गियर एक साथ क्लिक करते हैं तब वो मैरिज विंडो खुलती है। जी। अगर इन तीनों में से एक भी स्थिति गायब है तो बात बनते बनते बिगड़ जाती है। समझ गई। और इसी के साथ स्रोत ने उम्र के हिसाब से भी कुछ बहुत ही तार्किक भविष्यवाणियां की हैं। हाँ, अलग अलग उम्र में ग्रहों का प्रभाव अलग होता है। क्या उम्र का भी कोई रोल है इसमें? बिल्कुल है। मान लीजिए कोई 22 साल का है और कोई 35 साल का, तो क्या दोनों के लिए नियम अलग है? जी। स्रोत ने इसे 4 अलग अलग आयु वर्गों में बांटा है। अच्छा, पहला वर्ग कौन सा है? पहला है 18 से 25 साल का वर्ग। तो अगर किसी की कुंडली बिल्कुल साफ है, उसमें कोई भारी दोष या रुकावट वाले ग्रह नहीं है, तो क्या होगा? तो इस उम्र में बहुत जल्दी शादी का योग सक्रिय हो जाता है, जिसे फास्ट एक्टिवेशन कहते हैं। और दूसरा वर्ग? दूसरा वर्ग है 26 से 30 साल। इसे स्रोत ने शादी की एक सामान्य उम्र माना है। ज्यादातर लोगों की शादी इसी विंडो में होती है। हाँ, जब उनके सामान्य ग्रह सक्रिय होते हैं। लेकिन जो लोग 30 पार कर जाते हैं, उनका क्या? इसके बाद आता है 31 से 36 साल का वर्ग। ठीक है। जब किसी व्यक्ति की शादी इस उम्र तक खिंच जाती है तो स्रोत के अनुसार
इसका मुख्य कारण आमतौर पर शनि या राहु का प्रभाव होता है। मतलब ये ग्रह रुकावटें पैदा करते हैं? जी, शनि के बारे में कहा जाता है कि वो इंसान को परिपक्व होने तक इंतजार करवाता है, मैच्योर होने तक। बिल्कुल। और अंत में आता है 36 साल से ऊपर का वर्ग, 36+ ईयर्स। जी। शोध बताता है कि अगर इस उम्र में शादी हो रही है तो ये अक्सर एक कार्मिक विवाह होता है। कार्मिक विवाह, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पिछले जन्मों के किसी भारी कर्म या लेन देन के कारण व्यक्ति को इस उम्र तक इंतजार करना पड़ा। ये आयु आधारित तर्क वाकई बहुत ही व्यवहारिक लगता है। जी, ये बहुत प्रैक्टिकल है। ये लोगों को ये समझने में मदद करता है कि अगर उम्र बढ़ रही है तो उसके पीछे कोई ठोस खगोलीय कारण हो सकता है। बिल्कुल सही। अब ये तो हुई बात जब सब सही हो या सामान्य चल रहा हो, लेकिन रुकावटें क्यों आती हैं? हाँ, ये बड़ा सवाल है। स्रोत में शादी में देरी के 7 बड़े ज्योतिषीय कारणों की एक पूरी सूची दी गई है। जरा इन्हें डिकोड करते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहां लोग सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। हाँ, स्रोत इन 7 कारणों को बहुत ही स्पष्टता से समझाता है। तो पहला कारण क्या है? पहला कारण तो वही है जिसकी हमने अभी चर्चा की, 7वें घर में शनि का होना। ये तो ऐसा हुआ कि मेन गेट पर ही एक बहुत ही सख्त पहरेदार खड़ा कर दिया गया है। बिल्कुल। जो हर आने जाने वाले की चेकिंग कर रहा है और किसी को अंदर नहीं जाने दे रहा। एकदम सही एनालॉजी है। और दूसरा कारण है 7th लॉर्ड का कुंडली के 6ठे, 8वें या 12वें घर में बैठ जाना। इन घरों में क्या खराबी है? ज्योतिष में इन 3 घरों को अक्सर बाधाओं, बीमारियों, संघर्षों और नुकसान के घर के रूप में देखा जाता है। अच्छा, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो घर का मालिक है, जी, जिसे घर का ध्यान रखना चाहिए था, वो खुद जाकर किसी अस्पताल, जेल या किसी रेगिस्तान में भटक रहा है। बहुत ही सटीक उदाहरण है। अगर विवाह का स्वामी ही इन बाधा वाले घरों में चला जाए तो वो अपने घर की रक्षा कैसे करेगा? ऐसे में देरी होना बहुत स्वाभाविक है। बिल्कुल। तीसरा कारण स्रोत में बताया गया है शुक्र का अस्त होना। ये अस्त होना क्या होता है? कंबस्ट होना? अस्त होने का मतलब है किसी ग्रह का सूर्य के बहुत ज्यादा करीब आ जाना। क्या ग्रह सच में डूब जाते हैं? नहीं, असल में सूर्य की रोशनी इतनी तेज और प्रचंड होती है कि उसके सामने कोई और ग्रह आ जाए तो उसकी अपनी ताकत खो जाती है, वो छिप जाता है। जी। अगर शुक्र, जो कि प्यार का ग्रह है, सूर्य के इतने करीब आ जाए कि अस्त हो जाए तो क्या होगा? तो उस इंसान के जीवन में रिश्तों को लेकर जो आकर्षण या चमक होनी चाहिए वो छिप जाती है। मतलब एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी के सामने कोई आम इंसान खड़ा हो जाए तो कोई उसे देखेगा ही नहीं। बिल्कुल सही। रिश्ते में कोई स्पार्क ही महसूस नहीं होता। चौथा कारण है राहु केतु का 1-7 एक्सिस पर होना। ये एक्सिस क्या भला है? कुंडली में 12 घर होते हैं। जी। पहला घर व्यक्ति खुद है जी। और 7वां घर उसका जीवन साथी। अगर राहु पहले घर में और केतु 7वें घर में बैठ जाए या इसका उल्टा हो तो ये एक सीधी लाइन या कहें एक एक्सिस बन जाती है। अच्छा। राहु भ्रम है और केतु अलगाव है, यानी डिटैचमेंट। जब ये दोनों व्यक्ति और उसके जीवन साथी के घर को घेर लेते हैं तो रिश्तों में बहुत ज्यादा अस्थिरता आ जाती है। इंसान को कभी समझ ही नहीं आता कि उसे कैसा जीवन साथी चाहिए, और अगर मिल भी जाए तो वो उसमें कमियां निकालता रहता है। ये तो बड़ा कंफ्यूजन वाला मामला लगता है। जी। 5वां कारण चंद्रमा का कमजोर होना है, जिसके बारे में हमने अभी विस्तार से चर्चा की। हाँ, कि कैसे ये इंसान को एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार बना देता है। बिल्कुल, जहाँ वो बायोडेटा देखता रहता है पर फैसला नहीं ले पाता। अब 6ठे और 7वें कारण पर आते हैं, जो भारतीय समाज में बहुत ज्यादा सुने जाते हैं। मांगलिक दोष और पितृदोष। हाँ, लोग इन नामों से बहुत डरते हैं। समाज में इन्हें लेकर बहुत डर है, लेकिन स्रोत इन्हें तार्किक रूप से समझाता है। कैसे? मांगलिक दोष तब होता है जब मंगल कुंडली के कुछ खास घरों में होता है, विशेषकर 7वें घर या उससे जुड़े घरों में। मंगल आग है, आक्रामकता है। तो इसका असर शादी पर कैसे पड़ता है? अगर ये वैवाहिक जीवन के घरों को प्रभावित करेगा तो जाहिर है कि दोनों के बीच विचारों का टकराव होगा। अच्छा। इसलिए ज्योतिष सलाह देता है कि एक मांगलिक की शादी दूसरे मांगलिक से हो, ताकि दोनों की ऊर्जा का स्तर एक जैसा हो। बिल्कुल सही। और पितृदोष? पितृदोष को पूर्वजों के अधूरे कर्मों या पारिवारिक अशांति से जोड़ा जाता है। ये कैसे बनता है कुंडली में? जब कुंडली में सूर्य या चंद्रमा राहु केतु से बहुत बुरी तरह पीड़ित होते हैं तो ये दोष बनता है। ये इंसान के जीवन में एक ऐसा अदृश्य अवरोध पैदा करता है जो हर काम में अड़चने डालता है, विशेषकर शादी और संतान के मामले में। जी हाँ। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर सुनने वाले के दिमाग में आ रहा होगा, वो क्या है? इन 7 बड़े कारणों या रुकावटों का क्या कोई समाधान है? क्या इन्हें फिक्स किया जा सकता है
या फिर इंसान को मान लेना चाहिए कि अब कुछ नहीं हो सकता? स्रोत बहुत ही आत्मविश्वास के साथ एक उम्मीद जगाता है। अच्छा, ज्योतिष में इन रुकावटों को फिक्स किया जा सकता है। ये तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझने वाली है, जहाँ अक्सर लोग गलती करते हैं। कैसी गलती? लोग सोचते हैं कि कोई अंगूठी पहन लेने से या कोई विशेष पूजा कर लेने से कल ही शहनाई बज जाएगी। हाँ बिल्कुल, लोग अक्सर चमत्कार की उम्मीद करते हैं। स्रोत स्पष्ट करता है कि चमत्कार नहीं होते। तो उपाय काम कैसे करते हैं? उपाय केवल एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं। वे आपके रास्ते के धुंध को हटा सकते हैं, मानसिक भ्रम को कम कर सकते हैं, ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को शांत कर सकते हैं। इसे एक जिम के उदाहरण से समझते हैं। जी बताइए। आप एक बहुत महंगा और अच्छा पर्सनल ट्रेनर रख सकते हैं जो उपाय की तरह है। बिल्कुल। वो आपको सही डाइट बता सकता है, मशीनें सेट कर सकता है। हाँ, लेकिन वजन तो आपको खुद ही उठाना पड़ेगा ना? एकदम सही एनालॉजी है। असली ताकत और मुख्य शक्ति सही समय की पहचान करने में और सही समय पर सही फैसला लेने में होती है। जी, जब वो 3 स्टेप वाला मैरिज विंडो खुलेगा तब व्यक्ति को खुद ही आगे बढ़कर निर्णय लेना होगा। अगर खिड़की खुली है और इंसान फिर भी फैसला नहीं ले रहा, तो कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। ये बहुत ही सशक्त बात कही गई है। जी, मतलब सब कुछ सिर्फ आसमान में बैठे ग्रहों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। बिल्कुल नहीं। इंसान के अपने कर्म की बहुत बड़ी भूमिका है। एकदम सही बात है। चलिए इस पूरे गहरे विश्लेषण को थोड़ा समेटते हैं। जी, आज की इस चर्चा में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई वो ये थी कि योग और टाइमिंग में जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल। सिर्फ योग होने से काम नहीं चलता जब तक मेन गेट, मकान मालिक, टाइम टेबल, ट्रिगर और गोंद का सही तालमेल ना हो। सही कहा। और हमने उस सटीक फॉर्मूले को भी जाना, जहां दशा, बृहस्पति का ग्रीन सिग्नल और शनि का रास्ता साफ छोड़ना, ये तीनों मिलकर परफेक्ट समय तय करते हैं। अगर हम इस पूरी चर्चा को एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये समझ आता है कि ज्योतिष कोई डराने वाला विषय नहीं है। तो ये क्या है? ये एक नेविगेशन सिस्टम की तरह है, जैसे गाड़ियों में जीपीएस होता है। अच्छा। ये बताता है कि जिंदगी के सफर में कहाँ ट्रैफिक जाम है, कहाँ सड़क पर गड्ढे हैं, मतलब देरी के कारण। जी, और कहाँ रास्ता बिल्कुल साफ है, यानी मैरिज विंडो। इसका उद्देश्य लोगों को सशक्त करना है। बिल्कुल, ताकि वे सही समय पर सही दिशा में कदम बढ़ा सकें, न कि उन्हें भाग्य के भरोसे असहाय छोड़ देना। एकदम सही। ये वाकई एक बहुत ही सुंदर और नया दृष्टिकोण है। जी, आज के इस गहरे विश्लेषण में ये साफ हो गया कि शादी सिर्फ एक सामाजिक रस्म या अचानक होने वाला संयोग नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि एक बहुत ही सटीक और जटिल खगोलीय गणित का हिस्सा है। एकदम सही कहा आपने। लेकिन जाते जाते ये पूरी चर्चा एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाती है। वो क्या? जिस पर हर इंसान को थोड़ा विचार जरूर करना चाहिए। जी, अगर सच में आसमान में बैठे ग्रहों की स्थिति, दशाओं का टाइम टेबल और गोचर ही हमारे जीवन के फैसले तय करते हैं, अगर चंद्रमा का एक छोटा सा दबाव हमारे मन को नियंत्रित करके हमारे फैसले बदल सकता है, हमें किसी को हाँ या ना कहने पर मजबूर कर सकता है, बिल्कुल, तो क्या हम इंसानों के पास अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनने और फैसले लेने की पूरी आजादी यानी फ्री विल वाकई होती है? ये सोचने वाली बात है। या फिर हर इंसान जाने अनजाने में सिर्फ एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय घड़ी के इशारों पर ही अपनी जिंदगी की कहानी लिख रहा है? ये वाकई एक बहुत ही गहरा सवाल है। इसी विचार के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। एक बार फिर सभी सुनने वालों का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।